नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लीगल मेथड्स की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं जहां हम लोगों ने लीगल मेथड्स के अलग अलग टॉपिक्स को कवर करा है। पिछली वीडियो पर हम लोगों ने बात करी थी सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे पर, जहां हम लोगों ने देखा था लॉ के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बट हम लोगों ने प्राइमरीली फोकस करा था लेजिस्लेशंस, कस्टम्स एंड प्रेसिडेंट्स के ऊपर। तो आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक्स के बारे पर जो लॉ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, नेचुरल जस्टिस, है ना। ये टॉपिक्स जो हैं ये काफ़ी हद तक लॉ को गवर्न करते हैं। तो हम एक नीड है कि हम लोग इन टॉपिक्स को इन डिटेल समझें, कि जब तक हम इन टॉपिक्स को नहीं समझेंगे लॉ को समझ पाना बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो हम अब आज से आने वाली कुछ अगली वीडियोस पर एक एक करके इन टॉपिक्स को इन डेप्थ समझेंगे। तो आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे पर। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, और सेकंड टॉपिक हम लोगों का रहेगा रूल ऑफ इक्विटी। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि देखो हमारा जो लीगल सिस्टम है वो हम लोगों ने अडॉप्ट करा है यूके के लीगल सिस्टम से। अब जब हम लोग बात करते हैं यूके के लीगल सिस्टम के बारे पे, तो जो यूके का लीगल सिस्टम है उस सिस्टम की खास बात ये है कि वो वहाँ का सिस्टम जो बेस्ड है जस्टिस, गुड कॉन्शियंस, इक्विटी के ऊपर। ठीक है, और हम लोगों ने वहाँ से अपनी जुडिशल सिस्टम का आइडिया ले रखा है। तो हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर भी कहीं ना कहीं इक्विटी जो है वो फंसी पड़ी है। तो इक्विटी के बारे पर हम थोड़ा देर में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, और हम जानेंगे कि इक्विटी और इक्वालिटी पे डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों जो लोग हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं दो टर्म्स के बीच पर। इक्विटी एंड इक्वालिटी दोनों टर्म्स पर बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे बात करना विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछली जिसका नाम था लॉ, जस्टिस एंड मोरालिटी। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को देखा हो। उस वीडियो पर हम लोगों ने बात करा था कि जो जस्टिस है एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। जो जस्टिस मेरे लिए हो सकता है कि अगले इंसान के लिए वो जस्टिस ना हो, क्योंकि जस्टिस की डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक होती है। ठीक है, हम लोगों ने इस बारे पर बात करके समझा था कि जस्टिस क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं जस्टिस की, तो हम लोग एक फिक्स सेट ऑफ रूल की बात करते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, बट हम कोशिश करते हैं कि इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग जो पार्टीज़ हैं उनको कोई रिलीफ दे सकें। बट दिक्कत कहाँ निकल करके आती है? दिक्कत निकल करके तब आती है कि अगर लोगों के ओपिनियंस अलग अलग हों। अब किसी का रेप हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो कोई लोग बोलेंगे उम्र कैद दो, कोई बोलेंगे गोली मार दो, कोई बोलेंगे फांसी में लटका दो। तो सब लोगों के लिए जो डेफिनेशन है जस्टिस की वो अलग अलग है। अब जस्टिस बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। अब जस्टिस कब होगा कब नहीं होगा इस बात को जान पाना बहुत मुश्किल काम है। तो जब हमारे जो ब्रिटिशर्स थे एंशियंट टाइम्स के, मतलब 1200, 1300, 1400 के, उन लोगों ने धीरे धीरे करके जब जुडिशल सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेना शुरू करा, जब उन्होंने देखा कि हम कैसे जुडिशल सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, तो दे केम अप विद अ कंसेप्ट नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो एक कॉमन लॉ का एक प्रिंसिपल है। ठीक है, जो इस प्रिंसिपल की नींव बैठती है वो बैठती है कॉमन लॉ पर। अब जो जस्टिस है, जस्टिस किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? देखो हमने बोला कॉमन लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो सिंपल सी बात है, जब भी कॉमन लॉ की बात निकल करके आएगी तो क्या निकल करके आएगा? फेयरनेस, इक्विटी, इक्वालिटी, जो आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ कोई फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट अलग अलग एक्ट्स हैं और बाकी सब कुछ बेस्ड है ऑन प्रेसिडेंट्स। क्योंकि वहाँ की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो वहाँ की जजेस होते हैं, वो अपनी बातें रखते हैं, उन्हीं की बात को हम आगे लेकर के मैटर्स को अडॉप्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने प्रेसिडेंट्स में इस चीज़ के बारे पर डिस्कशन लिया था। तो जो हमारे कॉमन लॉ कंट्री है वहाँ का जो बेसिक कंसेप्ट है वो फेयरनेस, इक्वालिटी, इक्विटी, इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। गुड प्रूडेंस, मतलब जितनी भी चीज़ें निकल करके आती है वो उसको अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। तो जो नेचुरल जस्टिस है ये भी एक ऐसा ही प्रिंसिपल है कॉमन लॉ का जो इन सब चीज़ों के ऊपर डील करता है। अब जब मैं बोलता हूँ जस्टिस, तो जस्टिस हम सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ रेप, फांसी में लटका दो, गोली मार दो, उम्र कैद दे दो, 20 साल की पनिशमेंट देकर छोड़ दो। सबके अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, छोड़ दो, पॉसिबल है। सब लोग अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग व्यूज़ दे करके जस्टिस की बात कर सकते हैं। बट
तब रियलाइज़ हुआ कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी जो इस पूरे सिस्टम को अच्छे से गवर्न करती हो। अब ये चीज़ क्या हो सकती है, इसको जानना इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बोल रहे हैं कि जस्टिस को हम पूरा एक फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स के अंदर लेंगे, तो फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स अब क्या हो सकते हैं? तो हम लोग बात करते हैं नेचुरल लॉ की, मत्स्य न्याय, रूल ऑफ जंगल, जहाँ कोई किसी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी करूँगा। अगर आप देखोगे व्हाट इज़ लॉ वाली वीडियो, वहाँ हमने बात करी कि लॉ कैसे डेवलप हो रखा है, राइट। तो मैंने वहाँ बोला था कि एक टाइम पर स्ट्रेंथ, फोर्स, अगर मैं पावरफुल हूँ, मैं ताकतवर हूँ, तो मैं जो मर्जी वो कर सकता हूँ। फिर इंटेलेक्चुअल्स है, इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना चल रहा है, हो सकता है टेक्नोक्रेट्स का ज़माना आगे चल कर के आए, तो वो सब डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। बट जो मत्स्य न्याय है, द राइट इज माइट, पावरफुल जो रहेगा वो हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स को पुश करते रहेगा। ऑस्टिन की थ्योरी, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरीन। सोवरीन क्या है? पॉलिटिकल सुपीरियर है, ही नोज उसे करना क्या है, वो अपने जो नीचे लोग हैं उनको दबा कर रख सकता है, दैट इज सोवरीन, ठीक है। तो जो ये सोवरीन है, इसके पास पूरी की पूरी पावर इसके हाथ पर है। तो ये जो सिस्टम पावर का है ये चलते रहेगा। बट दिक्कत निकल करके कब आती है? अब एक इंसान तो रूल करेगा ही करेगा। आप उसे डेमोक्रेसी बोलो, मोनार्की बोलो, डिक्टेटरशिप बोलो, कोई ना कोई हमको रूल हमेशा करते रहेगा, बिकॉज उसके बिना रूल होना इज़ इम्पॉसिबल। एक हमेशा कोई ना कोई सुपीरियर रहेगा, कोई ना कोई इंसान ऐसा रहेगा जो पूरे सिस्टम को गवर्न करेगा। बट जब हम बात करते हैं जस्टिस की, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि उस सोवरीन के लिए वो जस्टिस ना हो और किसी और के लिए वो चीज़ जस्टिस हो। तो उस टाइम पे लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ है, जुडिशियल एजेंसीज़ है, उन लोगों को देखो, जब बात करते हैं हम इन चीज़ों की, तो एक कंसेप्ट और आता है रूल ऑफ लॉ का। ईवीडाइसी का कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, तो वहाँ भी हम जाएंगे। बट इस वीडियो के पर्पज़ के लिए ये समझ लो कि लॉ का रूल होना चाहिए, इंसान का रूल नहीं बल्कि लॉ का रूल होना चाहिए। तो जब लॉ का रूल रहेगा तो जस्टिस ऑटोमेटिकली सर्व होगा, ये एक मान्यता है, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने इनको इनकॉर्पोरेट करके रखा हुआ है। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि अब सोवरीन के लिए भी जस्टिस कुछ और है, और जो विक्टिम्स हैं, जो लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमको न्याय दे दो, उनके लिए वो न्याय, उनके लिए वो जस्टिस कुछ और हो रहा है। तो उस केस में दिक्कत क्या निकल करके आएगी? हो सकता है सोवरीन बिल्कुल बात चेंज कर दे अपनी, फिर क्या करेंगे? तो इस चक्कर पे कहा गया कि रूल ऑफ लॉ हो, और उस रूल ऑफ लॉ के अंदर बात करी गई नेचुरल जस्टिस की। अब नेचुरल जस्टिस होता क्या है? तो नेचुरल जस्टिस का मतलब है नेचर का जस्टिस, ऐसा जस्टिस जो सबके लिए जस्टिस हो, सबके लिए जस्ट हो। अब कोई भी इंसान ऐसा निकल करके नहीं आ सकता जो बोलेगा कि नहीं, जस्ट नहीं है। ये चीज़ सबके लिए ही जस्ट होगी। जो हम बात करेंगे नेचुरल जस्टिस की, वो हर इंसान के लिए जस्ट होगा, उसको कोई ऑब्जेक्शन पर नहीं लेकर के आ सकता। दैट इज योर नेचुरल जस्टिस। जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, तो अलग अलग ऑथर्स अलग अलग बात करते हैं। तो कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि नेचुरल जस्टिस दो फॉर्म पर दो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, कुछ बोलते हैं 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो हम बात करेंगे 3 प्रिंसिपल की, ठीक है, बिकॉज बाकी दो जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी हद तक सेम है। तो हमने बोला नेचुरल जस्टिस वो जस्टिस है जो सब लोगों के लिए सेम रहे, जिसको हर कोई इंसान फॉलो कर सके, जो हर कोई इंसान को लगे कि हाँ जस्टिस सर्व हुआ है। अब मैं एग्जांपल देकर के अगर समझाने की कोशिश करूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो हम लोगों ने अभी रेप का एग्जांपल लिया था, राइट। इस एग्जांपल को हम लेकर के चलते हैं। मैं सोवरीन, फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक लड़की आती है और बोलती है कि मेरा ए ने रेप करा है। तो मैं एक्सट्रीमिज़म वाला आदमी हूँ, मैंने बोला कि ए ने इसका रेप करा है, ए को मार दो। तो ए मेरे पास आता है, मैं बंदूक निकालता हूँ और ए को गोली मार देता हूँ। अब मैंने ए को गोली मार दी, ए मर गया। बट कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि जो लड़की आई थी उसने झूठ बोला था, उसका कभी रेप हुआ ही नहीं, और जो ए था वो उसी दिन किसी फॉरेन कंट्री से इस कंट्री में लैंड हुआ था, वो उस लड़की को जानता भी नहीं था, उसने झूठ बोला और मैंने गोली मार दी। तो क्या वॉज जस्टिस सर्व्ड? इसका आंसर सबका आएगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पर हम अग्रेशन पर रहते हैं। जब हम रेप की बात सुनते हैं या कोई क्राइम की बात सुनते हैं, हमें अग्रेशन आता है कि क्यों, कैसे, मारो, ठीक है। हम सब उस मारो वाले जो कंसेप्ट है वहाँ चले जाते हैं। तो जब मारो वाला कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं गोली मार दूँ इस बेसिस पर आकर के, तो क्या होगा? एक निर्दोष आदमी खाली खाली मारा जाएगा, विच इज़ वेरी ऑब्जेक्शनेबल। जस्टिस वुड नेवर बी सर्व्ड। तो मैं इस सिचुएशन से कैसे बचूंगा?
इस सिचुएशन से बचने का जो तरीका है वो तरीका है नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो जो मैंने इस प्रिंसिपल की बात करी उस प्रिंसिपल को बोला जाता है ऑडी अल्टरम पार्टम। यह है पहला प्रिंसिपल, ऑडी अल्टरम पार्टम। इसको आप बोल सकते हो रूल ऑफ फेयर हेयरिंग। दूसरे आदमी को सुनवाई का एक फेयर मौका दो, दूसरे इंसान की बात सुनो, गिव अदर पर्सन द राइट टू स्पीक, हेयर द अदर साइड, बहुत नाम से आप जान सकते हो। तो ऑडी अल्टरम पार्टम ये हम लोगों का पहला प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो ऑडी अल्टरम पार्टम होता क्या है, इस चीज़ को समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडी अल्टरम पार्टम का जैसे मैंने मतलब बताया, हेयर दी अदर साइड, दूसरा पक्ष क्या बोल रहा है उसको बिना सुने हुए कोई भी जजमेंट पास मत करो। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर मेरे सामने कोई फरियादी फरियाद लेकर के आता है और बोलता है कि उसके साथ ये क्राइम हो गया है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसकी बात को सुनूं और उसकी बात को सुनने के बाद जिसके ऊपर वो एलिगेशंस लगा रहा है उसकी बात भी सुनूं और दोनों की बात को सुनने के बाद एक फैसला सुनाऊं कि हाँ सही कौन है गलत कौन है। अब एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल आम जिंदगी में जो फॉलो आप इजीली समझ सकते हो। लेट अस से मुझे किसी से प्यार हो गया, मैंने किसी को देखा, मुझे उससे प्यार हो गया। अब मैं ढूंढ करके मैं कोशिश कर रहा हूँ पता लगाने की कि लड़की कौन है फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे उसका नाम पता चल गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसका नाम पता चला। अब मैं जा करके उसको इंस्टाग्राम पर ढूंढ रहा हूँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद तो जहाँ जा रही है इसका पीछा कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, मुझे उसे देख करके खुशी मिल रही है, बट वो उसको लग रहा है मैं क्रीप हूँ। बेसिक सिचुएशन, पॉसिबल एग्जाम्पल, आम जिंदगी पर भी एग्जाम्पल हो सकता है। अब पर जब जो मैं ये कर रहा हूँ ये स्टॉकिंग है, राइट। तो जो विक्टिम है वो अपनी जान के डर से मेरे ऊपर क्राइम का केस रजिस्टर करवा सकती है कि मैं इसका स्टॉकिंग कर रहा हूँ। मेरे पास डिफेंस क्या है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैं सच में स्टॉकिंग कर रहा हूँ, बट मैंने कुछ करा नहीं है, मैं दूर से देख रहा हूँ, मैं दूर से देखकर खुश हूँ। जहाँ मैं जा करके कुछ करना शुरू कर दूँ क्राइम एग्रीवेट हो जाएगा। यहाँ तक जहाँ तक मैं सिर्फ देख रहा हूँ, पीछा कर रहा हूँ, दूर दूर बना बैठा हूँ, अगर उसने मेरी फॉलो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करा तो मैं छोड़ दिया, मैं उसको बार बार नहीं भेज रहा हूँ, मैं बार बार उसके पीछे जा करके बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दूर से देख रहा हूँ, राइट। तो मैं डिफेंस ले सकता हूँ। अगर सपोज करो यहाँ तो देखो क्राइम हो रहा है, बिकॉज हमारा पीनल लॉ क्राइम की बात करता है, तो क्राइम यहाँ पर को हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर हम चलते हैं मोनार्कियल सिस्टम पर जहाँ लॉ कोडिफाइड नहीं है, हमारे पास कोई भी आईपीसी नहीं है, एक सिंपल सिचुएशन है, मैं राजा हूँ, मेरे पास ये कंडीशन निकल करके आती है कि एक लड़का एक लड़की का पीछा कर रहा है, उसको देखने पर लगा है, तो मैंने इसकी बात सुनी, लड़के को जेल भिजवा दिया। वॉज जस्टिस सर्व्ड? वो लड़का उससे सिर्फ प्यार करता है, उसे सिर्फ देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ देख रहा है। मॉडर्न टाइम पर आप बोल सकते हो क्राइम है, लड़की को अपनी सेफ्टी की चिंता है, ठीक है, बहुत चीज़ें निकल करके आती हैं, बट टिल द मोमेंट वहाँ पर मैंसिरिया नहीं है तब तक क्राइम होगा नहीं, ठीक है। तो अगर मैं उसकी बात को सुनूंगा, समझूंगा कि उसने क्या करा, उससे पूछूंगा कि इसने कभी कुछ करा, लड़की बड़ी कुछ नहीं करा, सिर्फ पीछा करता है, सिर्फ देखता है दूर से, ठीक है, मुझे पसंद नहीं आता, तो मैं बोलूँगा भाई देखना बंद कर दे, पसंद नहीं आ रहा है उसको, ये तो नहीं कि उठाकर जेल डाल दिया ज़िंदगी भर तो तू जेल में जाके बंद हो जा। अगर मैं ऐसा कर दूंगा देन जस्टिस विल नॉट बी सर्व्ड। तो ये है पहला प्रिंसिपल, दूसरी पार्टी को भी सुनो, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, हेयर दी अदर साइड एज वेल। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आई होप आप लोगों को ये जो प्रिंसिपल है इसको समझ में आया हो। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट निकल करके आते हैं। जब आप बात करते हो ऑडी अल्ट्रम पार्टम की तो बहुत सारी आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहले आप इसको नोटिस दोगे कि उस लड़की को लग रहा है ये क्राइम लेकर के आ रही है, तो मैं नोटिस दूंगा कि भाई तू आ अपनी बात रख। उसके पास नोटिस जाएगा, वो आकर के अपनी बात रखेगा, अपनी बात ही नहीं रखेगा बल्कि एविडेंस भी दिखाएगा, ठीक है। जब वो आकर अपने एविडेंस दिखाएगा, लड़की अपने एविडेंस दिखाएगी, दोनों के एविडेंस को देख करके मैं बोलूँगा कि हाँ क्राइम कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज़ नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम विच इज़ हेयर दी अदर साइड। अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड प्रिंसिपल की विच इज़ नीमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। नीमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, NEMO नेमो, NEMO नेमो, JUDEX जुडेक्स, IN CAU एज ए कॉजा, SUA सुआ।
तो ये भी एक लीगल मैक्सिम है। पहला भी लैटिन मैक्सिम था, ऑडी अल्टरम पार्टम, हियर द अदर साइड। ये भी है नीमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। ये बात करता है रूल अगेंस्ट बायस की। अब बायसनेस कहाँ निकल करके आती है? लेट्स से मैं एक राजा हूँ, मेरा एक बेटा है, वो प्रिंस है, वो जाकर किसी लड़की को छेड़ दे, ठीक है। अब लड़की फरियाद लेकर मेरे पास आ रही है कि आपके बेटे ने मेरे को छेड़ा। तो अब मैं कहता हूँ कि मेरा बेटा है, कोई बात नहीं, मैं तेरा केस नहीं सुनता, जा। वॉज जस्टिस सर्व्ड? द आंसर इज नो अगेन, बिकॉज बायसनेस, मैं अपने बेटे के प्रति बायस हूँ। या हो सकता है कि लेट अस से मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट पर आते हैं, मैं जज हूँ और एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग को मेरा भाई कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उस बिल्डिंग में कोई केस निकल करके आ जाता है और वो केस मेरी कोर्ट पर आता है। तो क्या मैं अपने भाई के अगेंस्ट जजमेंट दूंगा या मैं कोशिश करूंगा उसको बचाने की उस चीज़ के साथ साथ? भले ही मैं, हो सकता है मैं एक जस्टिफिएबल जजमेंट दूँ, मैं दोनों पक्ष को सुन करके एक जजमेंट पास करूँ जो दोनों पक्ष मान जाएं, दोनों से खुश हो जाएं, बट क्या पॉसिबल है कि मैं अपने भाई की तरफ थोड़ा सा बेंट लेकर के जो विक्टिम आया है उसकी बात ना सुनूं? होता है, हम ह्यूमंस हैं, हम एरर्स कर सकते हैं, जज भी एरर कर सकते हैं। तो ये है सेकंड प्रिंसिपल विच इज़ नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, विच इज़ रूल अगेंस्ट बायस। तो जब भी नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, मैं ही जा करके मर्डर करूँ, मैं ही खुद का केस सुनूँ, मैं ही खुद को एक्विट कर दूँ, नॉट पॉसिबल। क्योंकि मैं ही जो करूँगा वो क्या कैसे प्रूफ करोगे, क्या प्रूफ करोगे? ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, विच इज़ रूल अगेंस्ट बायस। बायसनेस नहीं होनी चाहिए। नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। कोई भी इंसान अपने खुद के केस पर जज नहीं हो सकता। तो जब हम बात करते हैं बायसनेस के बहुत अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो एक बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ बायस की। पहला जो टाइप होता है बायस का, वो होता है पर्सनल बायस। मैंने अभी एग्जांपल दिया था बेटे वाला। मैं राजा हूँ, मेरा बेटा जाकर के लड़की को छेड़ रहा है, लड़की मेरे पास फरियाद लेकर के आ रही है, मैं अपने बेटे का पक्ष ले रहा हूँ। दिस इज़ पर्सनल बायस, क्योंकि मैं पर्सनली उससे अटैच्ड हूँ, कोई रिश्ता मेरा वहाँ पर को उस चीज़ के साथ है। जो अथॉरिटी है जिसके खिलाफ आप क्लेम कर रहे हो, उसका और मेरा कोई ना कोई रिलेशनशिप निकल करके आता है। फ्रेंडशिप हो सकती है, मेरा कोई इंटरेस्ट हो सकता है पर्टिकुलर उस केस के ऊपर, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब पॉसिबल है कि मेरा कोई, सपोज़ हम लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सब के सब, हो सकता है कि मैं किसी से कल मिलूँ और मैं जज बन जाऊँ। 5 साल के बाद हम जब थे कॉलेज पर काफ़ी अच्छे दोस्त थे, मैं जज बन गया, वो वकील है, अब वो मेरे केस पे निकल करके आ रहा है, तो हो सकता है मैं फेवर कर दूँ। पॉसिबल, वेरी एक्सट्रीमली पॉसिबल, होता भी है बहुत केसेस पर, ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमंस एरर्स करते हैं। तो दैट इज़ योर फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखो, जब हम बात करते हैं नेचुरल जस्टिस की, ये एक बहुत ही हाईली मॉरल कैरेक्टरिस्टिक ग्राउंड है। इनको देख करके बहुत ज़्यादा मॉरली जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ होती हैं वो कम्प्लीटली इनको अग्री करने की बात करती है कि आप इनके साथ खड़े रहो। बट हो सकता है कि हम इनको इन द ट्रूएस्ट सेंस फॉलो ना करें। तो पहला बायस है पर्सनल बायस। मेरा कोई रिश्ता था, मेरा कोई चीज़, उस चीज़ के साथ कोई कनेक्शन था, तब मैं उस केस को नहीं मुझे उस केस को नहीं सुनना चाहिए, खुद को रिक्यूज़ कर लेना चाहिए। आपने सुना होगा कि मिस्टर जस्टिस XYZ ने खुद को इस केस से रिक्यूज़ कर लिया, अब इस केस को नहीं सुनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बायसनेस निकल करके आ सकता था। तो उस बायसनेस को रोकने के लिए हम बात करते हैं इस प्रिंसिपल की। अब क्या होता है, कभी कभार लेटर से सेकंड टाइप ऑफ बायस निकल करके आता है, विच इज़ पेक्यूनरी बायस। पेक्यूनरी मतलब होता है पैसा, मॉनेटरी, फाइनेंशियल बायस। तो अब सपोज़ करो मैंने बात करी, बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में एक फ्लैट मेरा भी है, उस बिल्डिंग के ऊपर कोई केस चलता है और बात चलती है डिमोलिशन की। अब वो केस मेरी कोर्ट पर निकल करके आता है, तो मैं क्या उस बिल्डिंग को डिमोलिश करवाऊँगा? क्योंकि मेरा फ्लैट है उस बिल्डिंग के अंदर, मेरा पैसा लगा है उस बिल्डिंग के अंदर, मैं उस बिल्डिंग को कभी भी तोड़वाना चाहूँगा ही नहीं। सो दैट इज़ माई सेकेंड फॉर्म ऑफ बायसनेस, विच इज़ पेक्यूनरी बायस। तो अब इस केस में क्या होता है, पैसा दिया, तो जब तक मैं खुद को यहाँ से रिक्यूज़ नहीं करूँगा तब तक बायसेस निकल करके आएगी। अब लेटेस्ट से एक केस निकल करके आता है, मैं लेटेस्ट से मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे फ्लैट्स हैं, और नीचे के जो आपकी ट्राइब्यूनल्स हैं, लेटेस्ट ट्राइब्यूनल है, रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल है फॉर एग्जांपल, उस रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल ने बोला कि इस बिल्डिंग को तोड़ दो। अब वो केस हाई कोर्ट पहुँचा, हाई कोर्ट में जज मैं हूँ, मेरी बिल्डिंग है, मेरा केस है, मेरे फ्लैट्स उस बिल्डिंग के अंदर, मेरा पैसा लगा है, तो मैंने जा कर के उस बिल्डिंग के ऊपर स्टे दे दिया कि नहीं,
इस बिल्डिंग को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका ऑर्डर गलत है। मैंने अपना रीजनिंग दी और देकर जजमेंट पास कर दिया। तो जो अग्रीव्ड पार्टी अब है, जिसके अगेंस्ट में जजमेंट दिया है, वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट, ये डिवीजन बेंच पर, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैटर जो भी चलेगा। ठीक है, वहाँ बाद में हायर की बात हम बाद में करेंगे क्या कैसे होता है। तो वो लेटर से चला गया सुप्रीम कोर्ट पर। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट पर चला गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो क्लेम करेगा कि जज बायस था, बिकॉज जज का यहाँ पर को प्रॉपर्टीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट इसी ग्राउंड के ऊपर मेरे उस जजमेंट को स्टे लगाकर ख़त्म कर देगी, बिकॉज आई हैड अ बायसनेस इन दैट केस। उस बिल्डिंग के अंदर मेरा इंटरेस्ट था तो था, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। द ओनली लॉजिकल थिंग दैट आई कुड हैव डन वॉज कि मैं खुद को उस पर्टिकुलर केस से रिक्यूज कर लेता और मेरी जगह कोई और जज उस केस को सुनता और उस केस को सुनने के बाद जजमेंट पास कर देते। अगर तब स्टे मिलता तब वो स्टे फिर जाता मेरिट के ऊपर। ठीक है, जहाँ पर को मैंने जजमेंट पास करा, भले ही मैंने मेरिट में जजमेंट पास कर दिया हो, बट वहाँ बायसनेस थी, तो उस बायसनेस को क्लेम करा जा सकता है। तो थर्ड इज सब्जेक्ट मैटर बायस। अब सब्जेक्ट मैटर बायस क्या होता है? लेट अस से मेरा कोई चीज़ को लेकर के बायसनेस है। फॉर एग्जांपल लेट अस से सेम सेक्स मैरिज, या एग्जांपल लेते हैं दो, जो मैं बोलने वाला हूँ आई डोंट अग्री विद व्हाट आई वांट टू से राइट नाउ, बट लेट अस से कि आई बिलीव कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ सिन। फॉर एग्जांपल मैं मानता नहीं उस चीज़ को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है, बाद में तो एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, एग्जांपल की तरफ समझना। मुझे लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, इट इज़ अ सिन, गलत चीज़ है। सेम सेक्स मैरिज को बैन करो, नहीं, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। अगर मैं ये एक बायसनेस लेकर चलता हूँ, मेरा उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, ठीक है, आई एम स्ट्रांगली ओपिनियटेड टूवर्ड्स दैट थिंग, डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज को लीगलाइज करो, अगर मेरे ऐसे कुछ ओपिनियंस मेरे दिमाग के अंदर हैं, तो ऐसे बायसनेस को आप बोलते हो सब्जेक्ट मैटर बायस। ठीक है, सो दीज बायसनेस आर नोन एज सब्जेक्ट मैटर बायस। थोड़ा सा ये फ़ोन हिलसा रहा है। तो अब सब्जेक्ट मैटर बायस क्या समझे आप? सब्जेक्ट मैटर बायस वो बायस है जब मेरा कोई टॉपिक के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो। द मोमेंट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देन इट मीन्स दैट आई एम कम्प्लीटली बायस्ड टूवर्ड्स इट। तो फिर भी मेरा जजमेंट जो सुनाऊंगा इट कुड नेवर बी गुड। और जो लास्ट बायसनेस हो सकता है वो हो सकता है कि पॉलिसी न्यूट्रल बायस, मेरा आइडियोलॉजिकल बिलीव्स एक पार्टी से मैच करते हो। सपोज़ मेरे जो घर वाले थे सब के सब कांग्रेस से बीजेपी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल सब उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, मुझे भी उस पार्टी में बचपन में मैंने देखा है पार्टी कैसे काम करती है, क्या करती है। वो पार्टी भी रूलिंग पार्टी है, उस पार्टी ने जजमेंट पास करा, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बना बैठा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। अब इस केस पर क्या होगा? आई एम ऑलरेडी बायस्ड टुवर्ड्स द पॉलिसी, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज बायसनेस इज देयर, राइट। तो जहाँ पर को भी ये बायसनेस की बात निकल करके आती है, तो नाउ नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। सो दिस इज योर बायसनेसेस। अब मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं इन बायसनेस से हट करके जजमेंट पास करूँ। आई शुड नॉट बी बायस्ड, विच इज नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। अ पर्सन शुड नॉट बी जज इन हिज ओन केस। मेरा बायसनेस निकल करके आ रही है, मैं जज बनने के लायक नहीं हूँ। आई शुड गेट आउट ऑफ इट, लेट समवन एल्स डिसाइड द मैटर, जो न्यूट्रल हो। बिकॉज जब कोई इंसान जज जैसा काम किया है, उसका काम जज करना नहीं है, उसका काम दोनों पक्ष को सुन करके एक फेयर डिसीजन देना है। सॉरी अबाउट दैट। तो उसका काम क्या है कि वो लोगों को सुने समझे और तब जा करके कोई डिसीजन को दे। ही शुड नॉट जस्ट हैव अ बायसनेस, पैसा हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कोई चीज़ और कर दिया, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। सो दिस इज सेकंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर ऐसा कंडीशन निकल करके आएगी देन जस्टिस कैन नेवर बी सर्व्ड। मैं ही जा करके रेप करूँ, मैं ही जा करके खुद के केस में बैठ जाऊँ, खुद को मैं एक्विट कर दूँ, जस्टिस कैन नेवर बी सर्व दिस वे। जब तक कोई अगला इंसान आकर के सुनिए ना कि मैंने क्या करा था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम लोग अपनी बातों को भी गलत मानते ही नहीं हैं। अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट शुरू करूँ आपसे, कोई डिबेट शुरू करूँ, आप कोई पॉइंट लेकर शुरू हो जाओ, तो उस पॉइंट को चेंज करना इज़ इम्पॉसिबल। जब वो पॉइंट चेंज करना इम्पॉसिबल है, तो हाउ डू यू सपोज कि मैं एक क्राइम करके बैठा हूँ और उस क्राइम में जो मैंने करा है, मैं अपनी बात को हट करके खुद को जेल में डाल सकता हूँ? नॉट पॉसिबल।
सो जस्टिस कैन नेवर बी सर्व्ड। दिस इज योर सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो हम लोगों ने अभी तक दो प्रिंसिपल्स की बात करी है, ऑडी अल्टरम पार्टम, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। फर्स्ट वन इज रूल, फर्स्ट वन इज हियर द अदर साइड, सेकेंड वन इज रूल अगेंस्ट बायस। जब हम बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, इट इज़ नोन एज रीजन डिसीजन। तो जो हमारा डिसीजन पास हो रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, इट शुड बी समथिंग दैट इज रीजनड, जहाँ कोई रीजनिंग दी हो। बिना रीजनिंग की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी स्पीकिंग ऑर्डर। इसको आप दो नाम से जान सकते हो, स्पीकिंग ऑर्डर या रीजन ऑर्डर। तो सपोज कोई जज कोई केस पास करता है, सपोज लेट अस से मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, कंपनी तो नहीं मतलब लेट अस से मैं एक गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, ठीक है। आप मेरे एम्प्लॉय हो और मैं एक ऑर्डर पास करता हूँ कि मैं आपको जॉब से निकाल रहा हूँ और भेज देता हूँ। अब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं टू वर्क। देखो, अगर प्राइवेट बॉडी होता तो फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, बट आपके यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने ऑर्डर पास करा और लिख दिया कि मैं आपको जॉब से टर्मिनेट कर रहा हूँ, यू आर गॉन, निकाल करके पास कर दिया। द मोमेंट आई पास सच एन ऑर्डर, द ऑर्डर इज़ वाइड, बिकॉज नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ है। क्यों? मैंने कोई रीज़न दिया ही नहीं मैं क्यों निकाल रहा हूँ। कुछ कारण तो बताऊँ। जब मैं कोई कारण बताऊँगा तभी तो आदमी उसे डिफेंड कर पाएगा। उसे पता ही नहीं है उसे निकाला क्यों गया, तो क्या करेगा। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, कपल है ए और बी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो जो बी है, जो गर्लफ्रेंड है, वो ए को घोस्ट कर देती है, गायब हो जाती है, छोड़ देती है, बात करना हर जगह से ब्लॉक, बात करना बंद। ए को पता ही नहीं इसने करा क्या। लड़ाई तो बात की बात है, कुछ बी को कुछ लगा, कुछ बी के दिमाग में कुछ बात निकल करके उसने कुछ सुना या कुछ देखा, जो भी हुआ उसे नहीं पता, उसने ए को छोड़ दिया। ए को पता ही नहीं उसने करा क्या। तो ए अगर जा करके मनाने की कोशिश भी करेगा, वो करेगा क्या बोलेगा कि मैंने गलत क्या करा। कुछ तो पता होना चाहिए ए को ना, उसने गलती क्या करी थी। जब तक ए को अपनी गलती ही नहीं पता, वो गलती को इम्प्रूव कैसे करेगा या बताएगा, खुद को डिफेंड कैसे करेगा। लेट अस से ए और बी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग निकल करके आ जाए, बी ए को पता ही ना उसने गलती क्या करी, छोड़ दे, ब्रेकअप कर लिया और ब्लॉक करके चले जाए। ए को पता तो हो उसने करा क्या, जाकर के बताया कि मैंने काम करा नहीं है। सपोज कोई कंडीशन निकाल के देख लो, आम जिंदगी है, आप भी सोच सकते हो ना, कोई कंडीशन सोच लो कि ए और बी हैं, लवर्स हैं, ए को पता ही नहीं है कि उसने करा क्या, बी छोड़ के चले गई। एक कोशिश करे जाकर के बार बार बताने की मैंने नहीं करा, बट करा क्या उसे पता ही नहीं, तो बोलेगा क्या। सो दिस इज़ योर स्पीकिंग ऑर्डर और रीजन डिसीजन। जब भी कोई डिसीजन पास हो, जब भी कोई आप ऑर्डर पास करो, वो बोलना चाहिए कि वो क्यों हो रहा है। जब भी आप देखते हो जजमेंट्स आप पढ़ते हो, उन जजमेंट पर दो पार्ट हमने बात करी थी, ऑब्लिटा डिक्टा, रेशियो डिसिडेंडी, है ना। रीजनिंग की हमने बात करी थी, लॉ क्या ले डाउन हो रहा है और रीजनिंग क्या निकल करके आ रही है, जज के ओपिनियंस क्या हैं। तो जब तक ये ऑर्डर इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेगा, जब तक ऑर्डर खुद बोलेगा नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है, तब तक वो ऑर्डर जस्ट ऑर्डर नहीं हो सकता। क्योंकि हो सकता है बायसनेस निकल करके आए, हो सकता है मैं बायस हूँ, दो लोग निकल करके आ रहे हैं ए और बी, लेट अस से ए और बी दोनों मेरे दोस्त हैं, दोनों ने कोई क्राइम कमिट कर दिया है। अब मैं जज हूँ, मैं सिर्फ एक को बता सकता हूँ, ए को या बी को। ए लड़की है, बी लड़का है, मैं लड़का हूँ और मुझे ए थोड़ी सी पसंद है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आई सपोर्ट ए इफ़ आई हैव ऑफ द ऑप्शन टू जस्ट पास द ऑर्डर। तो मेरे ऑर्डर को बताना पड़ेगा कि मैं बी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ और ए को सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ। जब तक मैं इस चीज़ को नहीं बताऊँगा, देन until then justice can never be served. So this is known as a reasoned order. It talks about openness, accountability, impartiality. क्योंकि मैं impartial होकर जब मैं अपना रीज़न दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे बताना पड़ेगा मैं impartial हूँ, मैं दिखाऊंगा मैं ओपन हूँ, मैंने दोनों की बात सुनी, मुझे लगता है कि ए सही है, बी सही है, इसलिए सही है क्योंकि ए अकाउंटेबल है, बी अकाउंटेबल नहीं है, ये कारण है, सब लिखना पड़ेगा। I have to tell about everything in that particular aspect. Right? So this is my third principle of natural justice. It is known as reasoned decision और speaking order. तो हम लोगों ने बात करी है अभी तक तीन चीज़ों के बारे पर, which is 3 principles of natural justice. What are they? Audi alteram partem, जिसको हम बोलते हैं hear the other side. Second क्या था? अब पॉज करो और कमेंट करके बताओ, आई होप याद होगा आपको, नहीं हो तो नीमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। थर्ड क्या है, फिर कमेंट करो सोच करके, बिकॉज ये आपको रटा होना चाहिए।
जब तक आप लॉ स्कूल पर, जब तक आप लॉयर, जब तक आप जो कुछ लॉ के फील्ड पर रहोगे, ये 3 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा हमेशा ध्यान पर रखने पड़ेंगे। अगर आप ध्यान पर नहीं रखोगे, यू कुड नेवर बिकम अ लॉयर और अ जज और एन एडवोकेट और अ अकेडमिशियन, कोई चीज़ नहीं बन सकते हो, बिकॉज दीज आर द बेसिक फुट स्टेप्स जहाँ हम खड़े हुए हैं। तीनों आपको याद रखने हैं, रूल अगेंस्ट बायस, हेयर दी अदर साइड, रीजन डिसीजन। तीनों के 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जितने केस निकल करके आएंगे सब इन्हीं चीज़ के ऊपर बेस्ड होंगे। अगर आप सर्विस लॉ पर कभी एंटर करोगे, सर्विस पे कोई काम करोगे, तो हो सकता है आप अपने क्लाइंट को इन्हीं बेसिस से बाहर निकाल ले जाओ। या कभी क्राइम की बात भी निकल करके, तो क्राइम में भी कभी हो सकता है कि आप इसी ग्राउंड पे बाहर निकल जाओ कि जस्ट जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो रीजन ऑर्डर नहीं है, इट इज़ नॉट अ स्पीकिंग ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर पास कर दिया है। ये ग्राउंड सफिशिएंट है टू शो कि नेचुरल जस्टिस सर्व नहीं हो रखा है। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, विच आर ऑडी अल्टरम पार्टम, निमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ एंड रीजन डिसीजन। तो हमने तीनों प्रिंसिपल की बात हम लोगों ने यहाँ पर को कर दी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इक्विटी। तो हमने बात करी थी कि जो नेचुरल जस्टिस है वो कहीं ना कहीं इक्विटी से कनेक्टेड है। पहले समझते हैं कि इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस क्या है। जस्ट अ सेकेंड। पहले समझते हैं कि इक्विटी और इक्वालिटी पर डिफरेंस क्या है। हो सकता है आपने इंस्टाग्राम पर एक मीम टेम्पलेट देखा हो जहाँ पर कोई एक क्रिकेट का मैच चल रहा है और 3 लोग खड़े हैं। एक छोटा बच्चा है जिसकी हाइट छोटी सी है, एक बड़ा है और एक बहुत बड़ा है, एक और 3 बॉक्सेस वहाँ रखे हैं। तो अगर तीनों लोगों को एक एक बॉक्स दे दिया जाए, जो ऑलरेडी उस स्टेडियम के पार देख पा रहा है, उसकी हाइट और बड़ी हो जाए, उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। वो पहले भी देख रहा था, अभी भी देख पा रहा है। आपने दूसरे को भी एक बॉक्स दे रखा है, पहले वो नहीं देख पा रहा था, अब वो देख पा रहा है, पर तीसरा इंसान पहले भी नहीं देख पा रहा था, अब भी नहीं देख पा रहा है। दैट इज़ इक्वालिटी। आपने तीनों लोगों को एक एक बॉक्स दे दिया, विच इज़ इक्वालिटी। आपने तीनों को इक्वल ट्रीट करके तीनों को एक एक बॉक्स दे दिया, बट पहले के लिए बॉक्स रिलेवेंट था, दूसरे को बॉक्स के बाद देखने को मिल गया और तीसरा अभी भी नहीं देख पा रहा है। बट वहीं पर को आप जो ऑलरेडी देख पा रहा है उसका बॉक्स लेकर के उस इंसान को दे दो जो अब भी नहीं देख पा रहा है। सुनो, ए के पास 2 बॉक्सेस हैं, उन 2 बॉक्स में चढ़ करके ए देख पा रहा है, एक बॉक्स में चढ़ करके बी देख पा रहा है और बिना बॉक्स में चढ़े हुए सी देख पा रहा है। देन दिस इक्विटी। यहाँ पर को क्या निकल करके आया? यहाँ पर को निकल करके आया इक्विटी। इक्वल आपने ट्रीटमेंट कैसे करा? जब आपने तीनों को एक बॉक्स डिवाइड कर दिया, आपने इक्वल ट्रीटमेंट करा। बट जहाँ आप लोगों ने एक रीज़न के ऊपर आकर के, एक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आकर के, एक what do we call it? I'm not getting the word. What do we call it? There's a word. आपने दे दिया, क्या दे दिया? What do we call it यार? जो भी दिया, मतलब आप लोगों ने बेसिकली उसको ध्यान पर रखते हुए एक जस्ट ट्रीटमेंट दे दिया, जस्ट ट्रीटमेंट। तो अगर आप किसी इंसान को ऐसा कुछ ध्यान पर रखते हुए एक जस्ट ट्रीटमेंट दे दो, देन दिस जस्ट ट्रीटमेंट इज इक्विटी। ठीक है, तो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा जब आपने लॉ का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, उबी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, है ना। तो ये भी इक्विटी का एक प्रिंसिपल निकल करके आता है। तो बेसिकली इक्विटी का जो प्रिंसिपल है, इक्विटी क्या है, इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का बेसिक मतलब क्या होता है? इक्विटी का बेसिक मतलब ये होता है कि आप जो डिससेटिस्फैक्शन है पब्लिक के बीच में, उसको रिमूव कर दो। आप चीज़ों को इस तरीके से सॉल्व करो कि सब लोग खुश हो जाएं। रिजर्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी। ट्रीट पीपल इक्वली, ट्रीट अनइक्वल इक्वल। अब सपोज करो मैं हूँ, लेट से मैं हूँ, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, मैं लॉ कर चुका हूँ, ठीक है, आई एम डन विद माई लॉ, सच में लॉ कर चुका हूँ, आई एम डन विद माई लॉ। और एक फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा है, हम दोनों को साथ बैठा दिया जाए और दोनों से बोला जाए कि एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करो, और जो डिस्कशन करेगा उसको हम 1 लाख रुपये देंगे। तो क्या इज़ इट इक्विटेबल? द आंसर इज़ नो। वाई? दिस इज़ नॉट इक्विटेबल बिकॉज उसने भी लॉ पढ़ा नहीं, मैंने लॉ पढ़ करके आ चुका हूँ और टॉपिक लॉ का है। हाउ विल ही बी एबल टू कम्प्लीटली डू इट?
ही कैन डू इट, हो सकता है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, ही कैन डू इट, बट द बेसिक परसेप्शन इज कि इट इज़ नॉट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारा इक्विटी का प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट मैक्सिम्स। जो मैंने पहला मैक्सिम बोला था, उबी जस्ट इबी रेमेडियम, विच इज़ वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। तो जहाँ पर को इक्विटी का बात करोगे वहाँ हमेशा रेमेडी देनी पड़ेगी, कभी आपका राइट सफ़र नहीं होगा। वैसे ही एक और मैक्सिम निकल करके आता है विच इज़ एक्विटास सेक्विटर लेगम, विच मीन्स इक्वलिटी फॉलोज द लॉ। जहाँ इक्विटी की बात करोगे वहाँ लॉ ऑटोमेटिकली होगा, बिकॉज रूल ऑफ लॉ को आपको अपहोल्ड करना है, ठीक है। उसके अलावा जो इक्विटी की बात करेगा उसको इक्विटी करनी पड़ेगी। वन मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। मेरे हाथ साफ खुद नहीं है, मैं खुद मर्डर करके आ रहा हूँ और खुद मैं रिलीफ क्लेम कर रहा हूँ, मैं खुद ही खुद को विक्टिम कार्ड खेल दे रहा हूँ। तो थिंग्स लाइक दैट आर नॉट बेसिकली अलाउड, ठीक है। सो दीज आर द सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। 12 अलग अलग मैक्सिम्स हैं। इक्विटी के ऊपर डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना समझ लो कि जो हमारा इक्विटी का कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इज़ अ कॉमन लॉ कंसेप्ट जो बेस्ड है फेयरनेस के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, कि लोगों को आप इक्वली ट्रीट कैसे करोगे। इक्वल ट्रीट करने का मतलब ये नहीं है कि एक से मेरे पास एक सेब है, 2 लोग हैं, आधा बांट करके दे दिया। अगर मैं ये कर दूंगा दिस इक्वल, बट द प्रॉब्लम इज़ कि एक इंसान को मैंने ऑलरेडी पैसे दे रखे हैं और उसको मैं आधा सेब भी दे रहा हूँ, विच इज़ टू मच फॉर हिम, और उसको मैं आधा सेब देकर छोड़ दे रहा हूँ, तो उन्होंने सेम काम करा है मेरे लिए। दिस इज़ नॉट इक्वल, राइट। अब इक्विटी कब निकल करके आएगी, जब लोग, दिक्कत क्या है देखो ना, मैं आप अगला इंसान हो सकता है, हम लोग अलग अलग जगह पैदा हुए हों, हम लोगों का प्लेस ऑफ बर्थ अलग होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस अलग होगा, प्लेस ऑफ, हम लोगों की सेक्स अलग है, हम लोगों की रिलीजन अलग है, हम लोगों का कल्चर अलग है, सब कुछ अलग अलग है। इतने डिफरेंसेस के बीच पर हम लोग खड़े हैं, राइट। अब जब हम इतने डिफरेंसेस के बीच पर खड़े हैं तो हाउ आर यू सपोज टू ट्रीट अस इक्वली। हो सकता है कि मेरे बचपन में ट्रॉमास रहे हों, हो सकता है कि आपका बचपन काफ़ी हद तक अच्छा रहा हो, ऑल सच थिंग्स आर पॉसिबल, राइट। तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कि आपको लोगों को फेयरनेस में ट्रीट करना है, आपको जस्टिएबल वे में लोगों को ट्रीट करना है, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। अब जब हम बात करते हैं इक्विटी की और नेचुरल जस्टिस की, तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो। देयर आर सर्टेन केस लॉज जिनको हम देख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि केस लॉज को ध्यान में रखना इतना इंपॉर्टेंट है। बट द थिंग इज़ कि इफ़ यू वांट टू हैव सम केस लॉज, फर्स्ट वन इज़ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, लैंडमार्क जजमेंट है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का जजमेंट है। इस केस पर क्या हुआ था, मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था उसको सीज़ कर दिया था। जब मेनका गांधी का पासपोर्ट को सीज़ कर दिया था तो उनकी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर दिया था कि आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो किस बेसिस पे क्या था वो नहीं, तो अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड उनको देना इम्पोर्टेंट दिया जाए। कोर्ट ने क्या करके जजमेंट पास किया था, तो नेशनल जस्टिस को अपहोल्ड करा था, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ इक्विटी। वैसे बहुत सारे केस हैं हम लोगों के पास, अगर आप चाहो तो नाम लिख लो, मनोहर लाल शर्मा वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड अदर्स। तो मनोहर लाल शर्मा वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड अदर्स। इस केस पर क्या हुआ था, इस केस में बेसिकली एक एम्प्लॉई था, उस एम्प्लॉई ने बेसिकली क्या करा था कि बिना उस एम्प्लॉय की बात सुने हुए उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया था, बिना उसको सुने हुए। तो कोर्ट ने ये कहा था कि जब आप किसी के अगेंस्ट एलिगेशंस लगा रहे हो तो कम से कम उसको मौका दो सुनने का, कि उसका ग्राउंड क्या है कहने का कोई भी चीज़ के बारे पर। फिर एक केस है AK क्रेपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। AK क्रेपाक, KRAIPAK क्रेपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बेसिकली बात करी गई थी बायसनेस की, कि रूल अगेंस्ट बायस एक इंपॉर्टेंट लॉ है ऑफ नेचुरल जस्टिस। बट जब हम लोग बात करते हैं नेचुरल जस्टिस की, इक्विटी की, तो कुछ चीज़ें हैं जो इसको लिमिट कर देती हैं। देयर आर लिमिटेशंस एज वेल, क्योंकि हर चीज़ में अगर कोई अच्छी चीज़ें होंगी वो बुरी चीज़ निकल करके भी आएंगी, और वी लिमिट थिंग्स। क्योंकि हमने क्या बोला था, एक बहुत ही हाईली मॉरल और हाईली जस्टिफिएबल वाली चीज़ें, इसके बाहर आप नहीं जा सकते हो, राइट। तो इसके जो लिमिटेशंस हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, पहला नेशनल सिक्योरिटी, सेकंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। सपोज़ अगर मैं नेशन हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं क्यों चाहूँगा कि मैं अपनी नेशनल चीज़ों को आउट कर दूँ, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल करके पब्लिक को दे दूँ। आई एम बिल्डिंग अ न्यूक्लियर वेपन, कोई कहता है कि आदमी में से इस पर्टिकुलर आदमी को निकाल दिया मैंने, एंड आई थिंक इज हैम्परिंग दैट रिसर्च, तब निकाल रखा है। तो उस केस में आकर के आई कैन नॉट डिस्क्लोज कि आई एम बिल्डिंग अ न्यूक्लियर वेपन, राइट, एज अ स्टेट। तो
ऐसे कुछ लिमिटेशंस निकल करके आ सकते हैं, बहुत सारे चीज़ निकल करके आ सकती हैं। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम आउट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टेल तुम्हारा पिन का नंबर, ATM का पिन कार्ड का नंबर क्या है, हम कितना अर्न कर रहे हैं, बहुत चीज़ें निकल करके आती हैं, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ पर्सनल लिबर्टीज़ होती हैं, उनको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इक्विटी का बेसिक मतलब होता है फेयरनेस, कि आप लोगों को फेयरली किस तरीके से आकर के ट्रीट कर रहे हो। इक्विटी इज़ द वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ का जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेस ही इक्विटी के ऊपर है पूरा, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पर को भी आप जस्टिस और फेयरनेस के साथ काम करोगे वहाँ इक्विटी ऑटोमेटिकली रहेगी। तो ये हमारा इक्विटी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। और जो हमारा नेचुरल जस्टिस है उसके हमने 3 प्रिंसिपल की बात करी है। देयर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑडी अल्टरम पार्टम, विच इज़ योर हियर द अदर साइड। देन देयर इज़ रीजन डिसीजन, जहाँ पर हमने बोला कि जब भी आपको बात कर रहे हो डिसीजन देने की, इट शुड हैव अ रीज़न, इट शुड टेल यू कि क्यों डिसीजन क्यों निकल कर क्या आ रखा है। इट शुड बी स्पीकिंग ऑर्डर। एंड द थर्ड वन इज नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, दैट इज रूल अगेंस्ट बायस। तो 3 प्रिंसिपल्स नेचुरल जस्टिस के हैं। आई होप आपको ये 3 प्रिंसिपल्स क्लियर हो, इनको आप याद रख लो। ऑडी अल्टरम पार्टम, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ एंड रीजन डिसीजन, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी पर काम आने वाले हैं, नॉट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, बट दीज 3 आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमारा काम क्या है? जस्टिस सर्व करना। इन 3 प्रिंसिपल्स में से कोई भी चीज़ गायब होगी, जस्टिस कैन नेवर बी सर्व्ड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो सकता है मैंने बहुत तेज़ बोल दिया वीडियो के अंदर, बिकॉज आई एम अ बिट आउट ऑफ माई जोन। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और क्वेश्चंस वगैरह हो तो प्लीज़ पुट देम अप। आई ट्राई टू आंसर एंड रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस एज सून एज आई कैन। ठीक है, हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जहाँ हम बात करेंगे हमारे अगला टॉपिक के ऊपर, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर। हम यहाँ चलना शुरू करेंगे। तो आज की वीडियोज़ में से आई होप आपको नेचुरल जस्टिस अच्छे से क्लियर हो गया हो। इक्विटी की अगर आप बात करो तो इक्विटी का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। अगर आप इक्विटी के बारे में कुछ और समझना चाहते हो तो देयर इज वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल, कि जो इक्विटी का बेसिक कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट डिराइव निकल करके आया कोर्ट ऑफ चांसलरी से। शुरू में क्या हुआ था, जब आपका ब्रिटिश लीगल सिस्टम था तो वहाँ पर कंसेप्ट निकल करके आया रिट का, आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। आपने हो सकता है क्लैट के टाइम पे पढ़ा हो। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद एक कंसेप्ट निकल करके आया रिट का। तो 5 टाइप की रिट्स होती हैं, हिबियस कॉर्पस, को वारंटो, सेशोरैरी, मैंडेमस और प्रोहिबिशन। जो 5 टाइप की रिट्स होती हैं, इनका जो डोमेन है काफ़ी स्पेसिफिक है। हो सकता है कोई मैटर इन डोमेन्स के बाहर हो, तो उस केस पर क्या करा जाए। तो उन केसेस को सुनने के लिए जब इन रिट के अंदर वो केस नहीं फॉलो कर रहे थे, तो यहाँ कोर्ट हैड नो पावर टू लिसन टू दोज केसेस। तो उनको सुनने के पर्पज़ के लिए इक्विटी का प्रिंसिपल डिराइव करा गया कि आप एक जस्ट वे पे, एक फेयर वे पर इन प्रॉब्लम्स को सुनोगे और इनको समझाओगे। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई हो, इक्विटी आपको समझ में आ गई हो। इक्विटी का बेसिक मतलब होता है फेयरनेस एंड जस्टिस। इक्विटी बहुत ज़्यादा कुछ बहुत टिपिकल सा कंसेप्ट नहीं है। इट इज़ बेसिकली अ जज मेड लॉ, जैसे नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट है। सिमिलरली इट्स अ कॉमन लॉ कंसेप्ट विच टॉक्स अबाउट कि इट इज़ ऑल अबाउट फेयरनेस एंड इक्विटी। इक्विटी जस्ट नॉट फेयरनेस, और मतलब जहाँ फेयरनेस होगी इक्विटी होगी। इट्स ऑल अबाउट फेयरनेस बेसिकली, ठीक है। जहाँ डिटेल में जाकर पढ़ना चाहो तो इक्विटी के बारे में पढ़ सकते हो, बट बेसिक जस्टिस, इक्विटी इज इक्वल टू फेयरनेस। आप फेयर ट्रीटमेंट लोगों का करो, इक्विटी ऑटोमेटिकली वहाँ रहेगी। इक्वल नहीं, इक्विटी इज़ नॉट इक्वालिटी। आप सबको सेम ट्रीट नहीं करोगे, बट सबको फेयर ट्रीट करोगे, दैट इज़ इक्विटी। दैट इज़ इट फॉर टुडे। हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जहाँ हम अलग टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।